हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से लर्न इको मैजिक विद आरिफ शिबली में। हम यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। हमने 10-10 एमसीक्यू की 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं पहले इसी चैनल पे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जा कर के दोनों प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज़। गाइस, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 टाइप ऑफ आइसोक्वेंट विद लिस्ट 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दो लिस्ट यहाँ पर गाइस दी हुई है, एक लिस्ट 1 दी हुई है और एक लिस्ट 2 दी हुई है। लिस्ट 1 में आइसोक्वेंट का टाइप दिया हुआ है और लिस्ट 2 में गाइस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए हुए हैं कि किस तरह का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पे। देखिए गाइस, जो हमारा पहला लीनियर आइसोक्वेंट है, दूसरा दिया हुआ है इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट, तीसरा दिया हुआ है किंक्ड आइसोक्वेंट एंड चौथा दिया हुआ है स्मूथ कन्वेक्स आइसोक्वेंट। और इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है यहाँ पे दूसरी लिस्ट में स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर, continuous substitutability of capital and labor, perfect substitutability of capital and labor and limited substitutability of capital and labor। तो गाइस, जो इसका पहला आंसर होगा हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि जो लीनियर आइसोक्वेंट होता है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को शो करता है और जो हमारा इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट होता है वो स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी को शो करता है गाइस। और जो हमारा किंक्ड आइसोक्वेंट होता है वो लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को शो करता है गाइस। और जो हमारा स्मूथ और कन्वेक्स आइसोक्वेंट होता है वो कंटिन्यूस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को शो करता है गाइस। तो इस तरह से जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर डी होगा। यहाँ पे मैंने फिगर बनाया हुआ है कि जो लीनियर आइसोक्वेंट होता है वो किस तरह का होता है। आप फिगर ए में देख सकते हैं, ये हमारा लीनियर आइसोक्वेंट है। ये शो कर रहा है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक दूसरे के परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं गाइस। तो आप इसी तरह से दूसरा फिगर भी देख सकते हैं इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट का, जो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो कर रहा है कैपिटल एंड लेबर की। कैपिटल एंड लेबर यानी जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और इसी तरह से आप ऑप्शन सी और डी भी देख सकते हैं। ऑप्शन सी देख लीजिए, इसमें एक किंक्ड आइसोक्वेंट है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही कम या एक तरह से लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को शो करता है गाइस। और जो हमारा स्मूथ और कन्वेक्स आइसोक्वेंट होता है ये कंटिन्यूस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर को शो करता है। आप फिगर डी को देखकर समझ सकते हैं कि जो ये सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है ये कंटिन्यूस है, हम एक दूसरे के बढ़िया सब्स्टिट्यूट हैं इस फिगर में कैपिटल एंड लेबर। तो गाइस, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसके भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें दो लिस्ट दी हुई है पहले ही की तरह, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 2 में स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन दी हुई हैं और इस लिस्ट 2 में दिया हुआ है कि टोटल प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट कब निगेटिव होगा एंड एवरेज प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा। गाइस, तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होती है उसमें एवरेज प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होता है। तो गाइस, ये हमारा इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये हमारे जो ऑप्शन ए हैं, ये ऑप्शन बी ये एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है उसमें क्या होता है गाइस। जो सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होती है इसमें टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होती है वो मार्जिनल प्रोडक्ट को निगेटिव कर देती है। गाइस, मैंने यहाँ पे फिगर बना के समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है यहाँ पे, और जो सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। और जो थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जैसे ही स्टार्ट होती है तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है यहाँ पे ये निगेटिव हो जा रहा है। थर्ड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है और वो सिर्फ सेकेंड स्टेज तक ही प्रोड्यूस करता है। तो आई थिंक गाइस ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये भी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से ही रिलेटेड दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बिगिंस व्हेन, यानी कि जो थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है वो कब स्टार्ट होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है टीपी स्टार्ट्स राइजिंग, सेकेंड ऑप्शन है टीपी स्टार्ट फॉलिंग, थर्ड ऑप्शन है टीपी रिमेन्स कांस्टेंट एंड लास्ट ऑप्शन है एमपी स्टार्ट्स
फॉलिंग। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो टीपी स्टार्ट फॉलिंग होगा। मैं फिगर में फिर से आपको वापस लेके चलता हूँ। ये देखिए, जब थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो जो आपका टोटल प्रोडक्ट होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो निगेटिव रहता है। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि जो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। और ये मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट फॉलिंग इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये जो हमारी सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है इसमें ही मार्जिनल प्रोडक्ट कम होना स्टार्ट हो जाता है। गाइस इस वजह से जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये गलत है। और टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं होता है, टोटल प्रोडक्ट गिरना स्टार्ट हो जाता है और टोटल प्रोडक्ट बढ़ता भी नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा गाइस वो ऑप्शन बी होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ए प्रोड्यूसर विल ऑपरेट इन। देखिए गाइस, सीधी सी बात है, इसमें पूछा है कि किस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में एक प्रोड्यूसर सप्लाई करता है या अपना प्रोडक्शन जारी रखता है। ऑप्शन ए है सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी है थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। गाइस इसका बहुत सिंपल सा आंसर है और लॉजिकली आप इसको समझ सकते हैं कि जो एक प्रोड्यूसर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन तक ही अपना प्रोडक्शन करता है, क्योंकि जब वो थर्ड स्टेज में जाता है तो उसका जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि वो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो निगेटिव हो जाता है और वो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में नहीं रुकता है, क्योंकि वो उसका प्रोडक्शन एक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता जाता है और जब टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो मैक्सिमम होता है सेकेंड स्टेज तक। तो इस वजह से एक आइडियल प्रोड्यूसर जो होता है उसके लिए आइडियल सिचुएशन नहीं होती है कि वो सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन तक अपना प्रोडक्शन जारी रखे। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा कि एक जो आइडियल प्रोड्यूसर होता है वो सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन तक अपना प्रोडक्शन जारी रखता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ लिया है तो ये गाइस आसान होना चाहिए आपके लिए। देखते हैं क्या है ऑप्शन। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिक्रीजेस एंड टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। तो गाइस इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने फिगर वही सेम ड्रा कर दिया है, आप देख सकते हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होता है वो फॉल्स कम तो होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये मार्जिनल जो रेड कलर से जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट, ये गिर तो रहा है बट स्टिल ये पॉजिटिव है फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में। ये निगेटिव तब होता है जब थर्ड स्टेज में दाखिल होता है। ये आपकी फर्स्ट स्टेज हो गई गाइस और ये सेकेंड स्टेज और दूसरी वाली ये हो गई थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में गाइस जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होता है वो गिरता है बट पॉजिटिव रहता है और एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर वो भी डिक्रीज़ करता है और जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीज तो करता है बट एक डिक्रीजिंग रेट के साथ। आप ये फिगर देख सकते हैं, ये वाइट वाला ग्राफ शो कर रहा है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो कर रहा है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। तो गाइस जो आपका जो आंसर है, राइट आंसर है, वो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिटर्न टू स्केल रिफर्स टू द इफेक्ट ऑन टोटल आउटपुट ऑफ चेंजेस इन। जो रिटर्न टू स्केल होता है गाइस ये एक लॉ है जिसमें इसमें पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है ए फैक्टर वेरियस इनपुट सेपरेटली, ऑल द इनपुट साइमल्टेनियसली, नन ऑफ द अबव। तो गाइस जो रिटर्न टू स्केल होता है ये टोटल आउटपुट में जब चेंज होता है तो इसमें जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो वेरियस इनपुट सेपरेटली चेंज नहीं होते हैं और ना ही एक सिंगल फैक्टर चेंज होता है गाइस, बल्कि जितने भी इनपुट्स इसमें यूज़ हो रहे होते हैं वो चाहे लेबर हो, कैपिटल हो या कोई भी मशीनरी हो XYZ, तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो साइमल्टेनियसली इसमें चेंज कर सकते हैं रिटर्न टू स्केल में। तो जो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। रिटर्न टू स्केल रिफर्स टू द इफेक्ट ऑन टोटल आउटपुट ऑफ चेंजेस इन ऑल द इनपुट साइमल्टेनियसली।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैपिटल से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ कैपिटल से स्पेसिफिक कैपिटल विच कैन प्रोड्यूस ओनली वन कमोडिटी और वन सर्विस इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा कैपिटल जो सिर्फ कोई एक कमोडिटी या कोई एक सर्विस को ही प्रोड्यूस करे वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है फ्लोटिंग कैपिटल, दूसरा ऑप्शन दिया है संक कैपिटल, तीसरा ऑप्शन फिक्स्ड एंड फोर्थ वेरिएबल कैपिटल। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो संक कैपिटल होगा। मैं इसको समझा देता हूँ। गाइस जो हमारा संक कैपिटल होता है वो सिर्फ एक ही कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो टेक्सटाइल के प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरी लगती है वो सिर्फ टेक्सटाइल के प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस करती है। तो इस वजह से हम इसको संक कैपिटल कहते हैं, क्योंकि ये एक ही कमोडिटी या एक ही सर्विस को प्रोड्यूस करती है। ये इसके अलावा ड्यूरेबल कमोडिटीज़ को नहीं प्रोड्यूस करती है। जैसे ये आपका दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन फ्लोटिंग कैपिटल। तो आपका जो फ्लोटिंग कैपिटल होता है वो ऐसी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है या ऐसे काम में लाया जा सकता है या ऐसी सर्विसेज दे सकता है जिसके अल्टरनेट यूजेस होते हैं, अलग अलग यूजेस होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स होते हैं, ट्रैक्टर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एग्रीकल्चर वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी भी है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे पुट किए हुए हैं फ्लोटिंग कैपिटल के, जिसके अल्टरनेट यूजेज होते हैं। बट जो हमारा संक कैपिटल होता है ये सिर्फ एक ही कमोडिटी या एक ही सर्विस को प्रोड्यूस करता है। और फिक्स्ड कैपिटल गाइस आप सब जानते हैं कि ये प्रपोर्शन में फिक्स्ड होता है। और फिक्स्ड कैपिटल का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई ऐसा कैपिटल हो जो किसी एक ही लोकेशन पे हो और उसको चेंज ना किया जा सके, बल्कि ये अमाउंट में भी हो सकता है। जैसे कई बार कि हम होता है कि हम अपनी मनी को कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, या हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं मनी के, तो उसको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। और गाइस जो वेरिएबल कैपिटल होता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान वो चेंज होता रहता है। गाइस हमारा क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल: टेक्निकल इकोनॉमीज, फाइनेंशियल इकोनॉमीज, इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, मैनेजरियल इकोनॉमीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज इंटरनल इकोनॉमीज। गाइस ये बहुत इजी है। इसमें बस ये पूछा है कि इंटरनल इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं। तो गाइस हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि इंटरनल इकोनॉमीज होती क्या है। मैं आपको यहाँ पे बेसिक सा बता देता हूँ कि इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती हैं। इंटरनल इकोनॉमीज वो होती हैं जो एक फर्म अपने एक्सपीरियंस से हासिल करती है, या एक फर्म को जो बेनिफिट, एक सिंगल फर्म जो बेनिफिट उठाती है उसको इंटरनल इकोनॉमीज़ कहते हैं। यानी कि एक फर्म के अंदर जो एक्सपर्टाइज होती है या टाइम के साथ जो लर्निंग होती है तो वो इकोनॉमीज़ होती है इंटरनल इकोनॉमीज़। ठीक है गाइस। तो जो टेक्निकल इकोनॉमीज़ होती है, जैसे जैसे टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है किसी फर्म की, तो उसको बोलते हैं कि टेक्निकल इकोनॉमी हो रही है। तो वो एक सिंगल फर्म ही उसका फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि हर फर्म अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। फाइनेंशियल इकोनॉमी ऑफ कोर्स ये भी इंटरनल इकोनॉमी होगी, क्योंकि हर फर्म की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या कंडीशन अलग अलग होती है। और जो आपकी मैनेजरियल इकोनॉमीज़ है ये भी अपनी फर्म की इंडिविजुअल होती है, इस वजह से हम इसको इंटरनल इकोनॉमी कहते हैं। बट जो आपकी तीसरे नंबर वाली इकोनॉमीज है कंसंट्रेशन की, ये एक पूरे इंडस्ट्री के ग्रो या एक्सपेंड होने की वजह से होती है। ये इसका फ़ायदा किसी पार्टिकुलर फर्म को नहीं मिलता है, बल्कि उस इंडस्ट्री में जितनी भी छोटी छोटी फर्में काम कर रही होती हैं उन सबको फ़ायदा मिलता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा गाइस। ये एक्सटर्नल इकोनॉमी होती है, इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस 1, 2 एंड 4, टेक्निकल इकोनॉमीज़, फाइनेंशियल इकोनॉमीज़ एंड मैनेजरियल इकोनॉमीज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस देन द एवरेज कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स विद। यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम होती है एवरेज कॉस्ट से जब एवरेज कॉस्ट घटती है। किसके साथ? कांस्टेंट आउटपुट के साथ, एन इंक्रीज इन आउटपुट के साथ, ए डिक्रीज इन आउटपुट के साथ, या नन ऑफ द अबव। गाइस तो हम इसको फिगर से समझ लेते हैं, बहुत इजी है। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट के फिगर बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस देन द एवरेज कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स विद। देखिए गाइस जब ये एवरेज कॉस्ट यहाँ पे कम हो रही है,
यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे येलो कलर का बना हुआ है, रेड कलर से जो हमारी एवरेज कॉस्ट का ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे जैसे कम होता है तो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो कम होती है, लेकिन किसके साथ, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है तो जैसे जैसे इंक्रीज इन आउटपुट होता है, यानी कि हमारा आउटपुट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो एवरेज कॉस्ट से कम होगी गाइस, ठीक है। तो ये तभी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम तभी होती है जब हमारा आउटपुट बढ़ रहा होता है गाइस। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आंसर बी हो जाएगा, एन इंक्रीज इन आउटपुट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, with increase in average cost marginal cost rises at slower rate, similar rate, does not rise, faster rate। तो गाइस जैसे जैसे हमारी मार्जिनल कॉस्ट जैसे जैसे हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ती जाती है तो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है इसका मतलब है कि वो बहुत ही फास्टर रेट से बढ़ रही है। जैसे ये वाला फिगर आप वापस चलिए इस पर देखिए, जैसे एवरेज कॉस्ट है ये जैसे ही इंक्रीज होना स्टार्ट होती है तो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है। तो एवरेज कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ती जाती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट उतनी ही तेज़ी से बढ़ती है। तो गाइज ये आज के 10 क्वेश्चन हो गए, आप फिर से देख लीजिए। विद इंक्रीज इन एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट राइजेज एट ए फास्टर रेट। Thank you for watching. Please like, share and subscribe and learn with Eco Magic. Thank you.